नमस्कार, आपके साथ हूं मैं राजीव शर्मा। मुझे जवाब चाहिए लेकर हाजिर हैं हम। सीबीएसई की 12वीं की बोर्ड की परीक्षा का इंतजार कर रहे छात्रों के लिए राहत की खबर है। सीबीएसई की 12वीं की बोर्ड की परीक्षाओं को तो रद्द कर दिया गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने लंबी बैठक के बाद कल यह फैसला लिया और बोर्ड परीक्षाओं को रद्द कर दिया गया। सरकार के इस फैसले से करीब 14 लाख छात्र छात्राओं को राहत तो मिली है, लेकिन अब इस फैसले के बाद कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं। सवाल ये कि 12वीं की बोर्ड परीक्षा के रिजल्ट अब कैसे आएंगे, सरकार इस पर क्या फैसला लेगी, आखिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने वाले छात्रों के भविष्य का क्या होगा। जिन छात्र छात्राओं को ऐसे कॉलेज में एडमिशन लेना है जहां पर दाखिला मेरिट के आधार पर यानी परसेंटेज के आधार पर होता है, उनका दाखिला कैसे होगा। जो छात्र विदेश पढ़ने के लिए जाना चाहते हैं वो अब क्या करेंगे। साथ ही साथ जो छात्र अपने रिजल्ट से असंतुष्ट होंगे, सरकार उनके लिए क्या फैसला लेगी। इन सभी सवालों का जवाब जानने के लिए हमारे साथ एक्सपर्ट्स का एक बड़ा पैनल मौजूद रहेगा, लेकिन उससे पहले इस वक्त की बड़ी खबर भी हम आपके सामने अब रख देते हैं। और बड़ी खबर यह कि गुजरात बोर्ड की 12वीं की परीक्षा रद्द कर दी गई, लेकिन उसके साथ मध्य प्रदेश की तरफ से एक बड़ी खबर आते हुए जहां पर 12वीं की बोर्ड की परीक्षाएं रद्द कर दी गई हैं। मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार ने बड़ा फैसला ले लिया है। सीबीएसई की परीक्षाएं रद्द होने के बाद सबसे पहले गुजरात ने परीक्षाएं रद्द की, उसके बाद मध्य प्रदेश ने भी इन परीक्षाओं को रद्द कर दिया है। और मध्य प्रदेश बोर्ड की 12वीं की परीक्षा रद्द करने के साथ ये भी बड़ी खबर है जो हम आपको बता रहे थे कि गुजरात बोर्ड की 12वीं की परीक्षा भी रद्द कर दी गई है। सीएम विजय रूपाणी की कैबिनेट बैठक के बाद ये फैसला लिया गया। कोरोना संकट को लेकर गुजरात सरकार ने बड़ा फैसला लिया और ठीक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उस बैठक के बाद जिसमें सीबीएसई की 12वीं की परीक्षाएं रद्द करने का फैसला हुआ था, उसके बाद आज गुजरात ने फैसला लिया और इसके साथ मध्य प्रदेश भी ऐसा ही फैसला ले चुका है और तमाम दूसरे राज्य भी अब कतार में हैं। न लेने का निर्णय लिया था, कोर्ट ने उसमें अलग तरीके से फैसला किया है। हम कोर्ट के सामने बातें रख रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने सीबीएसई बोर्ड के 12वीं की परीक्षा रद्द करने का निर्णय लिया है। निश्चित रूप से महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड की भी 12वीं की परीक्षा होती है। सारी चीज़ों का अभ्यास करके सवाल इसमें यह है कि 12वीं के आधार पर फैकल्टीज तय होती है, उसी के आधार पे मेडिकल के एडमिशन होते हैं, उसी के आधार पे इंजीनियरिंग के एडमिशन होते हैं, मैनेजमेंट स्टडीज़ के एडमिशन होते हैं। तो कैसे ये बच्चों का भविष्य आगे बढ़ेगा, किस तरह से एडमिशन प्रक्रिया होगी, ये सारी चीज़ों का अभ्यास करके महाराष्ट्र बोर्ड के संबंध में राज्य सरकार निर्णय लेगी। जो 12वीं के पेपर हैं उनके बारे में सारी जानकारी देश की लेके और सब जो शिक्षा मंत्री थे उनके सुझाव लेके और सारी बैठक करने के बाद उन्हें जो पेपर थे वो कैंसिल कर दिए। कोरोना की सारी स्थिति को देखते बच्चों के स्वास्थ्य की चिंता करते उन्होंने 12वीं का पेपर स्थगित कर दिया। और अब उसके बारे में किस प्रकार से निर्णय लिया जाएगा वो भी विचार विमर्श करके उसके बाद निर्णय लिया जाएगा कि किस प्रकार से इंटरनल असेसमेंट से लेंगे निर्णय, क्या लेंगे, तो वो अभी लेना है निर्णय। तो उसके बारे में भी नहीं है क्योंकि अभी तक तो यही खबर आई है, तो उसके बारे में विचार करके उसके बाद निर्णय लेंगे। तो मध्य प्रदेश में हम कई विकल्पों पर लंबे समय से विचार कर रहे थे। हमारी पूरी तैयारी थी कि भाई हम परीक्षाओं का किस विकल्प पर हम विचार करें और परीक्षा किस प्रकार से आयोजित करें। लेकिन क्योंकि भारत सरकार की ये निर्णय हुआ है, इसको भी हम ध्यान में रखते हुए आगे के कुल मिलाकर जो सारे विकल्प है उनमें इसको भी रख के हम विचार कर रहे हैं। और अब हम आपको सुनाते हैं 12वीं की बोर्ड परीक्षा रद्द होने पर हिमाचल के शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर का क्या कहना है। मोदी जी की अध्यक्षता में बैठक हुई है और जिस बैठक पर आने वाले दिनों में जो सीबीएसई की परीक्षाएं होनी थी उस सब पर चर्चा की गई है। और उसमें प्रधानमंत्री जी ने ये कहा है कि पढ़ाई आवश्यक है, लेकिन उन सबसे महत्वपूर्ण है कि बच्चों की सेहत और उनके जीवन की सुरक्षा। और इस सारी बात को लेकर के उन्होंने कहा है कि हम जो सीबीएसई की परीक्षाओं को हम रद्द करेंगे और उसके साथ उन बच्चों को प्रमोट करेंगे। तो ये बात कही। और हिमाचल प्रदेश का भी अभी हम जो केंद्र सरकार ने
उसमें एग्जैक्टली क्या क्या चीज़ कही है उस सब का अध्ययन कर रहे हैं। और 5 तारीख को कैबिनेट है और या तो उससे पहले या 5 तारीख को हम इसमें फाइनल निर्णय अपना दे देंगे। लेकिन उसमें हमारा भी मुख्य रूप से इस पर जोर रहेगा जिन बातों पर प्रधानमंत्री जी ने और भारत सरकार के ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ने जो डिस्कशन किया है और जिसमें अधिकतर अभिभावकों के सुझाव भी है, तो उस दृष्टि से हम जो है उससे पहले निर्णय करेंगे। गोविंद सिंह ठाकुर को सुन रहे थे आप, हिमाचल के शिक्षा मंत्री। और अब सुनिए बोर्ड परीक्षा रद्द होने पर उत्तर प्रदेश, पंजाब, राजस्थान के छात्र छात्राओं का क्या कहना है। ये डिसीजन ठीक है क्योंकि मतलब अगर हेल्थ देखें तो बेटर ही है ये डिसीजन, क्योंकि काफ़ी अभी जैसे कोरोना बढ़ रहा है और ये बहुत ही हमारे आसपास हम देख रहे हैं, काफ़ी डेथ्स हो रही हैं और काफ़ी सारे इफ़ेक्ट्स भी हैं इसके। तो ये ठीक है कि, लेकिन जो अब जिन्होंने हार्डवर्क किया था उनके लिए तो कह सकते हैं मुश्किल है, लेकिन स्टिल अभी एंट्रेंस तो लेंगे कॉलेजेस और बोर्ड ने ये भी ऑप्शन दिया है कि आप एग्ज़ाम्स दे सकते हो बाद में, तो ये भी डिसीजन ठीक है। सर मुझे लगता है कि डिसीजन तो गवर्नमेंट ने अच्छा ही लिया है क्योंकि इससे हमारी हेल्थ के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। बट जिन बच्चों ने इतनी मेहनत की है +2 के लिए पूरा, उनके साथ थोड़ी सी आई थिंक कि है कि उनके लिए वो डिसीजन अच्छा नहीं रहा। सर पहले तो सबसे पहले सबकी हेल्थ ज़्यादा ज़रूरी है, पर जिन बच्चों ने पूरे साल मेहनत करी है उनके लिए फेयर डिसीजन नहीं है, क्योंकि अब रिज़ल्ट हमारे प्रीवियस रिज़ल्ट्स के बेसिस पे या प्री बोर्ड्स पे करा जा सकता है, जो मे बी एक जो हमारे +2 के बोर्ड्स एग्जाम होते हैं उसके बराबर ना निकले। तो उस करके जिन्होंने पूरे साल पढ़ा है उनके लिए मे बी एक फेयर डिसीजन ना हो। देखिए वक्त के अनुसार ये सही डिसीज़न है। बाकी हम CBSE से भी ये उम्मीद करते हैं कि वो जो भी पॉलिसी बनाए वो चाइल्ड सेंटर्ड हो, ऑब्जेक्टिव हो और उससे बच्चों का कोई नुकसान ना हो। दूसरा, CBSE ने एक बहुत अच्छी पहल की है कि जो पेरेंट्स या अध्यापक या बच्चे इस डिसीज़न से ताल्लुक़ नहीं रखते, उनको ये पसंद नहीं है, तो जब समय ठीक होगा, कोविड चला जाएगा, तो उनके पुनः एग्ज़ाम हो सकते हैं। बहुत सारे सवाल हैं क्योंकि जिस तरीके से CBSE की परीक्षाएं 12वीं की रद्द हुई हैं, उसके बाद से एक के बाद एक तमाम बोर्ड अपनी परीक्षाओं को रद्द कर रहे हैं। लेकिन भविष्य की यहां से यानी 12वीं के बाद से एक अलग सीढ़ी की शुरुआत होती है और वहां पर बच्चों के सामने अलग अलग फील्ड होती है, उनमें अलग अलग कट ऑफ मार्क्स होते हैं, अलग अलग उसकी रिक्वायरमेंट्स होती है। मेरे साथ तमाम खास मेहमान इस वक्त जुड़ रहे हैं। रुचिका राय मदान मेरे साथ जुड़ रही है एजुकेशनिस्ट के तौर पर, प्रवीण त्यागी CEO पेस मेरे साथ जुड़ रहे हैं, रेणु सिंह मेरे साथ जुड़ रही हैं डायरेक्टर MIT इंटरनेशनल स्कूल से, अभिषेक गुप्ता मेरे साथ हायर एजुकेशन एक्सपर्ट के तौर पर जुड़ रहे हैं, ज्योति गुप्ता डायरेक्टर DPS साहिबाबाद मेरे साथ जुड़ रही हैं और आयुष नाम्बियार मेरे साथ जुड़ रहे हैं जो 12वीं के छात्र हैं। आप सभी का स्वागत है इस खास चर्चा में। सबसे पहले मैं आयुष आपसे ही पूछना चाहूंगा क्योंकि आप 12वीं के छात्र हैं, आपको लेकर या आप जैसे तमाम छात्र छात्राओं को लेकर सरकारें फैसले ले रही हैं इस वक्त इस कोरोना के पीरियड में, परीक्षा रद्द होने का फैसला आप किस तरह से देखते हैं? आयुष मेरी आवाज आ रही है आप तक? मुझे लगता है आयुष से संपर्क हमारा हो नहीं पा रहा है। मैं कोशिश करूंगा कि एक बार फिर आयुष की आवाज हम तक आ पाए। किसी तकनीकी वजह से आयुष की आवाज हम तक आ नहीं पा रही है। मैं प्रवीण त्यागी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, CEO पेस से इस वक्त जुड़े हुए हैं। प्रवीण जी, सबसे पहला सवाल तो यही, जिस तरीके से अभी केंद्र सरकार के फैसले के बाद CBSE की 12वीं की बोर्ड की परीक्षाएं रद्द की गई, एक के बाद एक तमाम बोर्ड्स अपनी परीक्षाओं को रद्द कर रहे हैं, 12वीं की परीक्षाओं को रद्द कर रहे हैं, ये फैसला आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है कि बच्चों की हेल्थ और लाइफ से कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जा सकता है, तो ये डिसीजन तो सही है। और जिन बच्चों ने मेहनत की थी उनको थोड़ा दुख होगा और जिन बच्चों ने मेहनत नहीं की थी वो तो बहुत खुश होंगे। तो ये सब चीजें तो हम सब जानते हैं, लेकिन अब इसके आगे क्या? जैसा आपने अभी कहा कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बच्चों को आपको मेरिट सेलेक्ट करते हैं, दूसरा उनके आगे यूनिवर्सिटीज में जो एडमिशन्स हैं उसमें आप एक मेरिट की कहानी रखते हुए कैसे सेलेक्ट करेंगे बच्चों को?
दूसरा, क्या आप हर साल यही करते रहेंगे कि कोरोना के जाने की वेट करेंगे और देश के बच्चों को बिना पढ़े, बिना एग्जाम लिए अगले साल क्लास में पास करते रहेंगे, या ये देश थोड़ा और सक्षम हो सकता है और कुछ ऐसा सॉल्यूशन निकाल सकता है जो टेक्नोलॉजी आज की डेट में एनेबल करती है, वेदर इट इज टीचिंग वाया टीवी मीडियम और वेदर इट इज प्रोवाइडिंग एन ऐप फॉर द चिल्ड्रन। लेकिन इस देश को, देश के पढ़ने वाले बच्चों को एंगेज रखना है, घर पे बैठ के भी एक सॉल्यूशन देना है, और कहीं ना कहीं हमें सरकार को, पॉलिसी मेकर्स को, एजुकेशन इंडस्ट्री के हर कंपोनेंट को उस सॉल्यूशन का हिस्सा बनना है। और मेरे हिसाब से सरकार का विजन, लोग दूसरे देश 5-5, 10-10 साल आगे की तैयारियां रखते हैं, हमारे देश को कम से कम इतना तो करना चाहिए कि इस वक्त बच्चों को एंगेज पढ़ाने का एक ऐसा माध्यम, एक ऐसा सॉल्यूशन देना चाहिए जो इमीडिएटली इफेक्ट में आए और बच्चों को, उनके टैलेंट को मॉनिटर किया जा सके। टेक्नोलॉजी में ऐसे बहुत सॉल्यूशंस हैं। प्रवीण जी, ये जो दौर है ना, ये दौर भी अलग तरीके का दौर है। आप जिन तमाम उपायों की तरफ बात कर रहे हैं, आप शायद ऑनलाइन की तरफ इशारा कर रहे हैं, ऑनलाइन पढ़ाई चल रही है, तमाम चीजें हैं, लेकिन 12वीं की परीक्षा का ही सवाल है। अगर मेरे साथ आयुष इस वक्त जुड़ गए हैं, आयुष नाम्यार अभी भी मेरे साथ जुड़ नहीं पाए हैं, मैं कोशिश करूंगा कि जल्दी उनके पास जाऊं। रुचिका राय मदान मेरे साथ एजुकेशनिस्ट के तौर पर जुड़ी हुई हैं। रुचिका, एक बड़ा फैसला है, हालांकि तमाम सरकारों ने, तमाम मुख्यमंत्रियों ने पहले से इस बात की मांग शुरू कर दी थी कि इन परीक्षाओं को रद्द कर दिया जाना चाहिए और इससे कुछ हासिल होने वाला नहीं है, और इसके चलते हमारे देश में जो तीसरी वेव की अभी आशंका जताई जा रही है, उसको लेकर फैला हुआ डर भी एक बड़ी वजह था। लेकिन अगर परीक्षाएं रद्द हो रही हैं तो आप इसको किस तरीके से देख रही हैं? ये बिल्कुल सही फैसला है। इस समय को देखते हुए, पैंडेमिक को देखते हुए, इससे बढ़िया फैसला कोई नहीं हो सकता था। इनफैक्ट हमारे किसी भी बच्चे, चाहे कोई भी कैटेगरी का बच्चा हो, मैं अगर अपने बच्चे डिवाइड करूं क्लास 12 के, कुछ बच्चे वो होंगे उसमें से जो हमारे एंट्रेंस एग्जाम्स में जाना चाहते हैं, तो उसके लिए उनको अभी तक काफी समय मिल चुका है कि उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली है और उन्होंने अपने एंट्रेंस एग्जाम्स की भी साथ साथ वे लोग तैयारी करते रहे। हमारे सारे स्कूल, जितने भी प्राइवेट स्कूल हो चाहे गवर्नमेंट स्कूल हो, उन्होंने प्रॉपर अपनी ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू और जिस भी तरीके के मीडियम उन्होंने अपनाए हैं, उन्होंने 12वीं की तैयारी बोर्ड के हिसाब से पूरी रखी है। ये सारे हमारे फेलो मेंबर्स और स्कूल प्रिंसिपल्स, टीचर्स ये अच्छे से जानते हैं और पेरेंट्स भी ये बात जानते हैं। तो ये डिसीजन इसलिए लिया गया है क्योंकि सेट जो माइंड फ्रेम है वो बच्चों का इतना इस परफेक्ट लेवल, प्लस उनकी हेल्थ को लेते हुए लिया गया कि अगर हम एग्जाम लेते हैं तो इतने बच्चे ऑन रोड्स आते हैं, तब हमारा कोरोना जो है हॉटस्पॉट बन सकता है स्कूल। तो इस वजह से ये डिसीजन बिल्कुल परफेक्ट है। एंट्रेंस एग्जाम्स के बच्चे अपनी अलग से तैयारी कर रहे हैं। हमारे सीबीएसई जो आज तक हमारे साथ चलता रहा है और हम उनका साथ देते हुए जिस तरीके की परीक्षा हम लोग लेते आए हैं, चाहे वो 10वीं की कहें, 11वीं की कहें या 12वीं की कहें, सारी परीक्षाएं सीबीएसई की कंट्रोल्ड गाइडलाइंस पे ही हुई हैं। और मैं 100% श्योर हूं कि इस समय भी जो सीबीएसई हमारा वेल डिफाइंड टाइम बाउंड जो अपना मेथड लाएगा 12th के रिजल्ट्स के लिए, वो बिल्कुल स्टैंडर्डाइज्ड होगा। उसकी मार्किंग इस तरीके से होगी, वो किसी भी गवर्नमेंट स्कूल और प्राइवेट स्कूल, हर बच्चे के लिए वो फॉलो किया जाएगा, जिसकी वजह से चाहे वो बच्चा दिल्ली यूनिवर्सिटी में जाना चाहे, चाहे वो एंट्रेंस एग्जाम करना चाहे, चाहे वो अब्रॉड पढ़ाई करने के लिए जाना पाए, वो स्टैंडर्डाइज मार्किंग की वजह से वो सक्सेसफुली हर जगह अपने क्षेत्र में जा पाएगा। स्टैंडर्डाइज मार्किंग की आप बात कर रही हैं और ये कहीं सवालों के बीच में भी आ रहा है कि ये मार्किंग होगी किस तरीके से। खैर, मैं अभी इस बात पर आना नहीं चाहता था, मेरी कोशिश थी कि आप लोगों पर आने से पहले मैं उस बच्चे से बात कर लूं जो बच्चा 12वीं की तैयारी कर रहा था। आयुष से मेरा संपर्क इस वक्त जुड़ गया है। आयुष, पहला सवाल तो यही कि आप कुछ परीक्षा रद्द होने का फैसला आप किस तरीके से देख रहे हैं? मैं बिल्कुल इस परीक्षा का जो इन्होंने नियम नया निकाला है कि अभी रद्द कर दिए गए हैं, उससे बिल्कुल सहमत हूं। और मैं जानता हूं कि ये हमारे हित में लिया गया है, विद्यार्थियों के हित में लिया गया है। और मैं ये भी जानता हूं कि अब सीबीएसई कुछ भी डिसीजन लेगा वो हमारे हित में ही होगा। एंड आई हैव कंप्लीट कॉन्फिडेंस
कि अब हमारा जो स्कोरिंग कार्ड भी होगा, let's just wait another day or two. I think they will have some sort of provision हमारे लिए ऐसा निकाल देंगे जिससे हमारा ये जो रिजल्ट का एंशियसनेस अभी नया शुरू हुआ है कि हमारे रिजल्ट किस प्रकार में, एंड जो कॉलेजेस ऑलरेडी एंट्रेंस बेस्ड हैं, उनके अलावा जो बोर्ड के बेस पे थे, उनका क्राइटेरिया कैन ऑल्सो बी कन्वर्टेड इनटू, जैसे डीयू के कॉलेज ने कहा है कि वो अपना एंट्रेंस खुद का रखेंगे, क्योंकि वो अभी तक बोर्ड के नंबरों पे थे, वो कह रहे हैं कि वो अपना खुद का एंट्रेंस रखेंगे। इन अ सिमिलर वे अदर कॉलेजेस कैन आल्सो प्रैक्टिस द सेम पॉलिसी। अब आपको अपने रिजल्ट की चिंता नहीं है कि रिजल्ट जिसकी आप उम्मीद कर रहे थे, साल भर आपने पढ़ाई भी की होगी, हालांकि मुश्किल था इस पेंडेमिक में लगातार अपनी पढ़ाई को उसी लेवल पर बनाए रख पाना, क्योंकि अलग तरीके से बच्चे सारे के सारे पढ़ रहे थे। अब आपको अपने रिजल्ट की कितनी चिंता है? किस तरीके का रिजल्ट आपको मिलेगा? एक्सपेक्टेशन पर अगर खरा नहीं उतरा तो फिर आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं एक ऐसा स्टूडेंट हूं जो कंसिस्टेंसी में बिलीव करता है। अगर मेरे 10वीं 11वीं और 12वीं का नंबर ही लिए जाए और अगर मेरा पूरे साल मैंने मेहनत करी है तो मेरा उस हिसाब से मेरे को फल मिलेगा। जिन विद्यार्थियों ने नहीं किया उनके लिए थोड़ी परेशानी की बात बिल्कुल है, एंड उसके लिए भी सीबीएसई ने ऑलरेडी एक प्रोविजन ऑलरेडी डिक्लेयर कर रखा है कि उनका दे कैन गिव द एग्जाम्स व्हेनेवर कोविड हैज कम हो जाए, उसी जब कोविड कम होगा उसी समय उनको परीक्षा देने का वो भी ऑप्शन है। तो जो अगर अपने अंकों से खुश नहीं है, जिनको लग रहा है कि उनके अंक कम है, वो अपने अंक के लिए फिर से परीक्षा दे सकते हैं। आयुष, जितनी तैयारी की थी आपने अभी तक इतने दिनों में, वो तैयारी अगर आपको पेपर नहीं देने को मिल रहा है, आपकी तो कोशिश यही थी कि आप पेपर को अटेम्प्ट करें, उसमें बेस्ट अपना दें और उसके बाद जो रिजल्ट आए वो रिजल्ट कहीं ज्यादा खुशी देता है। तो अगर वो नहीं आप कर पा रहे हैं तो कहीं से कोई निराशा, कोई मायूसी आपको लग रहा है? एट दिस मोमेंट मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर हैप्पी दैट दिस इज ओवर, बिकॉज ये एक जो एंशियसनेस हो रखी थी कि पेपर्स होंगे नहीं होंगे, वो सबसे ज्यादा परेशान करने वाली बात कि अब हम पढ़े अपने एंट्रेंस के लिए। मेरे लिए मेरी फ्लैट का जो पढ़ाई था वो मैंने पास कर दिया था बोर्ड के चक्कर में। अब जब मेरे को पता लग रहा है कि मेरे अब फ्लैट का जब बोर्ड नहीं हो रहे, तब मैं अपने फ्लैट पे फोकस कर सकता हूँ, अपने कॉलेज एंट्रेंस के लिए फोकस कर सकता हूँ टू गेट इनटू वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटीज इन इंडिया। चलिए आयुष, मेरे साथ इस वक्त ज्योति गुप्ता, डायरेक्टर डीपीएस भी इस वक्त जुड़ी हुई हैं। ज्योति जी, एक बड़ा सवाल यहां पर है, जो बच्चों के पेपर रद्द हो गए हैं, अब बच्चों को किस तरह से मार्किंग होगी, खैर उसका एक अलग प्रोसेस होगा सारा का सारा, लेकिन मैं आपसे समझना चाहूंगा कि ये जो रिजल्ट है जिसका बच्चे इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि 12वीं का वो थ्रेशोल्ड होता है, वो दहलीज होती है जिसके बाद बच्चा अपने करियर को या तो इंजीनियरिंग की तरफ आगे ले जाता है, या आर्ट्स में बेहतर करने के लिए ले जाता है, या कॉमर्स में आगे बढ़ाता है, या इसके साथ या वो मेडिकल स्ट्रीम की तरफ आगे बढ़ेगा, या कुछ भी करना चाहे उसके लिए उसे अपने को एक लेवल पर तैयार करना पड़ता है। लेकिन अब जब उसकी मार्किंग के बारे में अभी कुछ क्लियर नहीं है, आप क्या समझ पा रही हैं कि रिजल्ट आएगा कैसे, मार्किंग अब किस तरीके से होगी इन बच्चों की जो पेपर नहीं दे पा रहे हैं? देखिए, हमारे पास एक बहुत अच्छा जो एग्जाम्पल है वो 10th की असेसमेंट का है, जिस तरीके से एक बहुत ही बैलेंस्ड फॉर्मूला जो कि इस टाइम में एक बेस्ट फॉर्मूला हो सकता था, वो सीबीएसई ने ऑलरेडी दिया है 10th के लिए। और मैं समझती हूँ 12th के लिए भी बच्चों को नज़र में रखते हुए, बच्चों को सेंटर में रखते हुए एक पॉलिसी फिर से ऐसी आएगी जिसमें ये मुझे पूरा भरोसा है और बच्चों को भी भरोसा रखना चाहिए कि जो भी पॉलिसी आएगी वो सब बच्चों के लिए अच्छी होगी। और स्कूल्स के लिए भी जो कि स्कूल्स के पिछले 3 सालों के रिजल्ट्स थे, उसके बेसिस पे ही स्कूल्स जो है अपने इस साल के रिजल्ट्स को डिक्लेयर कर सकते हैं। जहाँ पे 10th कंसर्न है, आई एम श्योर 12th के लिए भी कुछ इसी तरह के चेक्स एंड बैलेंसेस और सीलिंग्स आएंगे ताकि स्कूल्स भी अपनी मनमानी ना कर सके जी। और जो शिक्षक हैं, अध्यापक हैं, जिन्होंने सारे साल बच्चों को पढ़ाया है, ना सिर्फ सारे साल 12th में, पर 11th में भी इन्हीं बच्चों ने यही सब्जेक्ट्स पढ़ के 11th को पास किया है। कुछ स्कूल्स में हो सकता है 11th की परीक्षा के टाइम थोड़ा सा डिस्ट्रप्शन आया हो, पर मेजरली स्कूल्स जो हैं वो फरवरी एंड तक अपने इम्तिहान खत्म कर देते हैं 12th के, और मार्च से उनका सत्र शुरू कर देते हैं। तो 2 साल जिन टीचर्स ने पढ़ाया है बच्चों को, वो अगर मूल्यांकन कर रहे हैं बच्चों का, तो उनसे अच्छा और मूल्यांकन कौन कर सकता है, कौन मतलब ज्यादा सक्षम है इन बच्चों का मूल्यांकन करने में। तो
क्या मैं सही समझ पा रहा हूं, आपका इशारा इस बात की तरफ है कि जो बच्चे अपने स्कूलों में थे उनकी मार्किंग, उनका मूल्यांकन, जैसे अभी तक पेपर देते थे बच्चे, कौन चेक कर रहा है कॉपी, कौन किस जगह उसकी कॉपी पे मार्किंग हो रही है, कुछ साफ नहीं होता था। क्या आप स्कूल के अंदर ही अंदर जो टीचर्स हैं उन्हीं के जरिए मार्किंग के बात का आप इशारा दे रही हैं? नहीं, तो अब तो अगर इंटरनल असेसमेंट्स के ऊपर बात आएगी तो असेसमेंट्स तो उन्हीं टीचर्स ने ही किया है ना। बोर्ड का इम्तिहान होता तो बाहर के टीचर्स मूल्यांकन करते जी। पर अगर बोर्ड का एग्जाम नहीं हो रहा और इस बार ही तो सेल्फ सेंटर्स पे ही एग्जामिनेशन की बात थी, वो भी नहीं हो रही है, तो अब अगर इंटरनल असेसमेंट के बेसिस पे ही मार्क्स को आगे बढ़ाया जाएगा तो वो इंटरनल असेसमेंट तो जिन टीचर्स ने पढ़ाया है उन्हीं ने ही किया है इन बच्चों को। ठीक है, तो बच्चों को घबराने की और अपना ढाढ़स खोने की और उनको कुछ भी ऐसा सोचने की जरूरत नहीं है कि उनके साथ क्या होगा। और जो 2 साल पढ़ाई करी है बच्चों ने, मैं रेणु सिंह जी से बात करूंगा, डायरेक्टर एमिटी इंटरनेशनल मेरे साथ इस वक्त जुड़ी हुई है। रेणु सिंह जी, आप भी क्या मार्किंग और बच्चों के रिजल्ट को लेकर, बहुत सारे बच्चे अब पेपर रद्द होने के बाद इस परेशानी में हैं, और वो जो यहाँ पर हमारे बीच इस वक्त हमारे साथ तो आयुष ही जुड़ा हुआ है, बहुत सारे बच्चे परेशान हो रहे हैं कि उनके लाइफ का ये एक ऐसी थ्रेशोल्ड है, ऐसी जगह है जो लाइफ जिंदगी भर के लिए उस मार्किंग को उनके लाइफ में रजिस्टर करेगी। तो क्या मार्किंग का कोई तरीका, रिजल्ट कैसे आएगा, इस पर आप भी कुछ देख रही हैं, सोच रही हैं? नहीं, बिल्कुल, जैसे ज्योति मैम ने कहा, ज्योति गुप्ता जी ने, कि बच्चे हमारे भी जो बहुत अच्छे जो स्कूल्स हैं जहां बच्चों ने बहुत मेहनत करी है, वो 1-2-3% बच्चा ऐसा था जो सीबीएसई का एग्जाम दे के उस एटमॉस्फेयर में काम करके फिर जब सीबीएसई का रिजल्ट निकलता तो जो खुशी महसूस होती है हमारे स्कूल के बच्चों ने अच्छा किया, वो सब वो मिस कर रहे हैं। जो बहुत जिन्होंने पूरे साल पढ़ा है वो मिस कर रहे हैं। मगर इस सिचुएशन में इससे बेहतर फैसला कोई नहीं हो सकता था, क्योंकि हमें सिर्फ खुशी के साथ साथ बच्चे का स्वास्थ्य देखना है, सेफ्टी सिक्योरिटी देखनी है। और अब तो बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हमने 10th का इवैल्यूएशन हम लोग कर रहे हैं आजकल। वी आर इन द प्रोसेस ऑफ सेटलिंग डाउन द रिजल्ट। उन्होंने जैसे रेफरेंस ईयर हमें दिया 3 साल का, उस तरह का हम लेंगे। और 12th का तो हमने बहुत काम कर लिया था। 12th के प्रैक्टिकल्स 90% क्लासेस में हो चुके थे स्कूल्स में, बच्चों ने वाइवा दिया हुआ है, हमारे पास इंटरनल असेसमेंट के मार्क्स हैं, हमारे पास प्रोजेक्ट्स के मार्क्स हैं, हमारे पास को करिकुलर है, एक्स्ट्रा करिकुलर है। मतलब हम बच्चे को असेस करने के लिए हमारे पास बहुत सारे यार्डस्टिक्स हैं और हम बच्चे को असेस कर सकते हैं। और जैसे ज्योति मैम ने कहा कि बच्चे हमारे हैं जो हमारे पास 2 साल 11th एंड 12th में तो ऑलमोस्ट सेम टीचर्स रहती हैं, उनसे ज्यादा अच्छा कोई और नहीं जानता। बस एक फेयर करें, फेयर इवैल्यूएशन करें। और सीबीएसई ने जैसे क्लास 10 के लिए 2 एक्सटर्नल एग्जामिनर्स भी डिटेल किए हैं, उसी तरह से आई एम श्योर एग्जामिनेशन कंट्रोलर जी, सीबीएसई जो इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, इतना संभाल रहा है, वो जरूर इस भी फॉर्मेट हमको देंगे। उसमें हमारे स्कूल के टीचर्स भी होंगे और बाहर के टीचर्स भी होंगे। दे कैन हैव एक्सटर्नल एग्जामिनर्स ऑल्सो, प्रिपेयर अ कमिटी, और वो एक्सटर्नल एग्जामिनर्स एंडोर्स करें कि हम लोग बच्चों को फालतू मार्क्स तो नहीं दे रहे या जरूरत से कम तो नहीं दे रहे। वो एक क्राइटेरिया बनाएंगे और मुझे लगता है कि इससे बेटर और कोई पॉलिसी और या टेबुलेशन नहीं हो सकता। इससे बेटर और कुछ नहीं हो सकती है, क्योंकि बच्चों के करियर का सवाल है। और बच्चों के करियर का सवाल, अगर ये पेंडेमिक सिचुएशन एक अलग सिचुएशन है तो इस सिचुएशन में बच्चों का करियर जो जिंदगी भर उनके साथ रहने वाला है, उसमें ये जो दहलीज है, यहाँ पर उनके जो अपने टीचर्स हैं वही कहीं बेहतर तरीके से समझ पाएंगे कि बच्चे को किस जगह रखा जाना चाहिए, बच्चे की पूरी मेहनत साल भर कैसी रही, पिछले 2-3 सालों में कैसी रही, और बच्चा जो डिजर्व करता है वहीं पर जाकर पहुंचे। मेरे पास इस वक्त अभिषेक गुप्ता हायर एजुकेशन एक्सपर्ट के तौर पर मौजूद हैं। अभिषेक जी, मेरे पास अभी एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो चला है, मैं लौट कर आऊंगा और आप ही से शुरुआत करूंगा कि वो बच्चे जो भविष्य में आगे बढ़ रहे हैं, क्या इस पैंडेमिक ईयर को उनकी पूरी लाइफ के लिए एक तरीके से रजिस्टर कर दिया जाना उचित नहीं होगा? क्योंकि जिंदगी भर उन्हें जब ये पूछा जाएगा कि 12वीं में वो किस जगह रहे, तो उन्हें हर बार ये बताना होगा कि वो एवरेज रहे या इस स्थिति में रहे। तो उसके पीछे क्या इस तरह के फैसले भी लिए जा सकते हैं आगे चल के? एक छोटे से ब्रेक के बाद।
12वीं की परीक्षाएं रद्द होने के बाद और एक सिलसिलेवार अलग अलग राज्यों में भी सीबीएसई के रद्द करने के बाद इस फैसले को एक तरीके से फॉलो किया जा रहा है और वहां भी परीक्षाएं रद्द हो रही हैं। इससे जो छात्र हैं जो इस गंभीर हालात में अपनी तैयारी कर रहे थे, परीक्षा देने के लिए उन्हें जाना ही पड़ता, कम से कम उन्हें राहत मिली है। लेकिन इसके साथ दूसरे सवाल ये खड़े हुए हैं कि 12वीं के बाद एक बड़ा भविष्य आपका इंतजार कर रहा होता है। मेरे साथ एक बड़ा पैनल इस वक्त लगातार जुड़ा हुआ है। रुचिका राय मदान है मेरे साथ, प्रवीण त्यागी साहब, रेणु सिंह, ज्योति गुप्ता जी, अभिषेक गुप्ता मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं हायर एजुकेशन एक्सपर्ट के तौर पर। अभिषेक, मेरिट के आधार पर होने वाले जो दाखिले हैं अलग अलग यूनिवर्सिटीज में पिछले साल तक यही स्थिति थी कि आप मेरिट के आधार पर दाखिले लेते थे। कई ऐसे संस्थान थे जहां पर बच्चों के लिए अधिक से अधिक परसेंटेज लाना एक मजबूरी और जरूरत भी होता था, नहीं तो उन बड़े कॉलेजेस में उस बड़ी शिक्षा को पाने के लिए बच्चों को मायूस हो जाना पड़ता था। अब अगर ये स्थिति आई और बच्चों का आकलन 3 साल के हिसाब से जैसा कहा जा रहा है किया जाता रहा, उस पर बच्चों के सवाल आगे आए, तो कैसे इस स्थिति से निपटा जाएगा हायर एजुकेशन के इस पूरे बड़े जो पैनोरामा है उसमें? इसमें सबसे अच्छी चीज ये रहेगी, जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल जो हेल्थ है तो मार्क्स है पहली चीज। ओके, उसके बाद अगर आप देखेंगे हायर एजुकेशन में, हायर एजुकेशन को भी साथ में आना पड़ेगा विद स्कूल एजुकेशन। रीजन बीइंग मे बी दे विल हैव टू रिड्यूस द कट ऑफ, बिकॉज ओनली देन दे कैन, जब उसी के साथ ही वो लोग एडमिशन मतलब प्रोवाइड कर सकते हैं हायर एजुकेशन में, बिकॉज दे कैन रिड्यूस द कट ऑफ। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आप देखेंगे कि अभी पूरे इंडिया में ऑनलाइन एग्जाम्स पूरे अच्छे से नहीं हो पाएंगे, बिकॉज कुछ रिमोट एरिया में इलेक्ट्रिसिटी, नेटवर्क इश्यू, ये सब प्रॉब्लम रहती है। ठीक है, तो इसमें क्या हो सकता है कि जैसे रिमोट एरिया है वहां पर कुछ एजुकेशन सेंटर्स हम बना दें जहां पर एग्जाम्स कंडक्ट हो, और जहां पर मेट्रो सिटीज है वहां पर तो हम ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट कर सकते हैं। तो बेसिकली प्लान ये रहेगा कि हायर एजुकेशन को कट ऑफ थोड़ा कम करना पड़ेगा, सो दैट ये लोग ब्रिज बना ले एक तरह से स्कूल और हायर एजुकेशन। इसके बेसिस पे एडमिशन हो, असेसमेंट्स तो डेफिनेटली हमारे जो स्कूल्स के स्कूल मैनेजमेंट, स्टूडेंट्स बहुत मेहनत कर रहे हैं ड्यू टू ऑनलाइन जो सिस्टम। एक तरह से हमने देखा है डिजिटल इंडिया का जो रियल यूसेज एक तरह से हमने एजुकेशन सिस्टम में देखा है। तो जो यूनिवर्सिटीज हैं उनको भी एक तरह से ब्रिज करने के लिए अपने कट ऑफ को रिड्यूस करना होगा, सो दैट वो और अपॉर्चुनिटीज दे सके स्टूडेंट्स को फ्रॉम ऑल रिमोट एरियाज। प्रवीण त्यागी जी, क्या इस बच्चों की परेशानी का हल इस चीज से ढूंढा जा सकता है कि जो तमाम यूनिवर्सिटीज हैं, तमाम इंजीनियरिंग कॉलेजेस और मेडिकल कॉलेजेस जितने भी हैं, हालांकि उनके तो एग्जाम होते थे कॉम्पिटिटिव, लेकिन अगर यूनिवर्सिटीज की बात की जाए, अगर उसे एक एंट्रेंस एग्जाम में तब्दील कर दिया जाए, ऑनलाइन हो, सब्जेक्टिव हो, सर्टेन टाइम फ्रेम दे दिया जाए, जहां पर दिक्कत है नेटवर्क की वहां पर लोग इतने टाइम में इसको सबमिट करा दें और उसका असेसमेंट हो जाए इस हिसाब से? परफेक्ट है। देखिए, 2 चीजें हैं। एक तो जो ज्योति मैम और रेणु मैम ने कहा कि जो टीचर्स ने बच्चों को पिछले 3 साल 4 साल या बचपन से पढ़ाया है स्कूल में, दे नो एवरी चाइल्ड इन एंड आउट एंड दे आर द बेस्ट जजेस टू हेल्प अस अंडरस्टैंड कि किस बच्चे का क्या पोटेंशियल है, और उनको ग्रेड करके उनको आगे प्रमोट करना, ये ही एकमात्र सॉल्यूशन है इस वक्त हमारे पास, इसमें कोई संशय नहीं। इससे नेक्स्ट जो है वो है कि देश के पास आज की डेट में टेक्नोलॉजी है, लेकिन हर बच्चे के पास उसकी एक्सेस नहीं है। तो एक बहुत ही, चाहे वो यूनिवर्सिटीज हो, चाहे आईआईटीज हो, या मेडिकल के एंट्रेंस एग्जाम्स हो, या कोई और यूनिवर्सिटी हो, अगर किसी भी बच्चे को इच्छा है वहां ज्वाइन करने की, तो उसका एक सरल टेक्नोलॉजी बेस्ड सॉल्यूशन कैन बी प्रोवाइड। उसके अलावा सरकार को अपनी पॉलिसी मेकिंग में, इंस्टेड ऑफ, आज की डेट में भी मैं सुन रहा हूं कि हमने इतने केंद्रीय विद्यालय अनाउंस कर दिए। एक केंद्रीय विद्यालय में आप 20 करोड़ रुपया भी खर्च करेंगे तो आप 10 केंद्रीय विद्यालय अनाउंस करते ही आप 200 करोड़ रुपया खर्च करेंगे, जबकि 200 करोड़ में आप टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए पूरे देश के लिए एक सॉल्यूशन देंगे। तो व्हाट आई रिक्वेस्ट इज कि सरकार को बच्चों के लिए टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करने के लिए या तो ऐसा कुछ किया जाए कि कोई एक ऐसा लोन, थोड़ा आगे की सोचनी पड़ेगी। एजुकेशन इज नॉट गोइंग टू बी जस्ट, वी कैन नॉट जस्ट वेट। आज आप कोरोना सुन रहे थे, फिर आप ब्लैक फंगस, फिर व्हाइट फंगस, फिर येलो फंगस, फिर कल को 10 और बीमारियां
तो लेट अस गेट रेडी इंस्टेड ऑफ जस्ट वेट एंड वॉच एंड प्रे कि भाई चले जाएं ये चीजें। लेट अस बी फ्यूचर रेडी। हम बच्चों के लिए ये सॉल्यूशन ढूंढें, ये देश उनमें इन्वेस्ट करे, ये हमारी फ्यूचर है, ये हमारी फ्यूचर जनरेशन है जिनको हमें एनी बेस पढ़ाना है। वो चाहे बीमारियां हो चाहे कुछ हो, दे विल नीड टू लर्न एंड दे विल डिफाइन आवर फ्यूचर। और वो लर्निंग के लिए हम उन्हें ऐसे लोन्स प्रोवाइड कराए जाएं स्टूडेंट्स को जिससे वो एक डिवाइस खरीदें और कनेक्टिविटी प्रोवाइड कराई जाए बाय द गवर्नमेंट। अब जब ये दो चीजें बच्चे के पास एक्विप हो गई, अब चाहे 10 साल चले कोई बीमारी, लेकिन बच्चों के पास, देश के बच्चों के पास एक सॉल्यूशन होगा, एक माध्यम होगा कि जिसके थ्रू वो सीख सकते हैं। और सरकार या टीचर्स जो भी डिसेमिनेट करना चाहते हैं नॉलेज, वो नॉलेज उन तक पहुंचाएगी। प्रवीण जी, ये तो बहुत कुछ पॉलिसी मेकिंग का भी एक हिस्सा हो जाता है कि ये चीजें, तमाम चीजें प्लान के हिसाब से रखी जाएं। मैं अभी वर्तमान अभी जो हालात जी साल में वी शुड हैव बीन रेडी बाय नाउ। इट इज नॉट आज की फिनोमिनन नहीं है, 1.5 साल होने को आ गया है और अभी भी कुछ पता नहीं है कब तक चलेगा। जी थर्ड वेव की बात हो रही है, बच्चों का इम्पैक्ट, भगवान करे कि ये खत्म हो जाए। ये कोई एंडलेस सॉल्यूशन नहीं की तरह सामने भी नहीं आ सकता कि हर साल ऐसे ही बच्चों को पास किया जाता रहे। इससे हमारा जो फ्यूचर है, हमारे देश का फ्यूचर है, वो बहुत कमजोर तैयार होगा। रुचिका राय मदान मेरे साथ एजुकेशनिस्ट के तौर पर इस वक्त जुड़ी हुई है। रुचिका, यहाँ पर रेणु जी बोल रही थी, ज्योति जी बोल रही थी कि जो टीचर अभी तक पढ़ा रहे हैं उन्होंने बच्चों को बहुत बेहतरीन तरीके से देखा है, समझा है। हालांकि इसीलिए जो असेसमेंट होते हैं उन असेसमेंट को ब्लैंक रखा जाता है बिना किसी जानकारी के, कि उसमें पता ना चले किस बच्चे का है। कहीं उस स्थिति में बहुत फेवरेबल असेसमेंट आता है, बच्चे का सही असेसमेंट आता है। कितना ज्यादा ये चीजें ठीक रहेंगी, एक सवाल। और दूसरा ये कि अगर कोई बच्चा अपने आकलन से संतुष्ट नहीं होता है तो उसके सामने ये ऑप्शन की बात सामने आ रही है कि वो पेपर आगे जाके दे सकता है। इस बात की क्या गारंटी है कि हर बच्चा अपने असेसमेंट से संतुष्ट या उसको मान लेगा? आपके पहले सवाल को जानते और समझते हुए जो मैं आपको बताऊंगी कि जितनी भी हमारी इंटरनल असेसमेंट की बातें हमारे पैनलिस्ट कर रहे हैं, प्लस अगर आप देखें चाहे वह हमारे गवर्नमेंट स्कूल्स हो चाहे वह हमारे प्राइवेट स्कूल्स हो, सभी जितने भी हमारे सीबीएसई एफिलिएटेड स्कूल्स हैं सभी प्रॉपरली कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन पे ही अपनी पूरी असेसमेंट करते आए हैं। और ये नहीं कि 10वीं 11वीं 12वीं, मैं कहूंगी कि क्लासेस 1 to 8 आप ले लीजिए, यानी कि हमारा मिडिल विंग ले लीजिए चाहे हमारा जूनियर विंग ले लीजिए, सब में हम कंटिन्यूअसली पूरा साल बच्चे को अलग अलग पैरामीटर्स पे असेस करते रहते हैं, ताकि चाहे वो उसकी स्पीकिंग स्किल्स यानी कि उसकी बोलने की, कई बच्चे हैं जो अच्छे बोलते हैं, कई बच्चे हैं जो राइटिंग स्किल्स में बहुत अच्छे हैं, तो कोई भी ऐसा पैरामीटर ना छोड़ते हुए, चाहे स्पीकिंग स्किल्स टेस्ट हो चाहे उसका रिटन टेस्ट हो, हम हर पैरामीटर पे उसको असेस करते हुए उसका एक फाइनल रिजल्ट प्रिपेयर करते हैं जी। उस वजह से जो ये हमारी फाइनल असेसमेंट होती है ये बिल्कुल 100% परफेक्ट रहती है और कंप्लीटली अंडर द मॉनिटर ऑफ सीबीएसई ही हम ये सब गाइडलाइंस के थ्रू सारे हमारे स्कूल ये फॉलो करते हैं। क्योंकि जैसे आप देखिए वो कह रहे हैं कि प्री बोर्ड में बच्चा प्रिपेयर्ड था कि नहीं, वो टाइम अब उस तरीके से नहीं है। आज हम प्री बोर्ड भी अगर अपना ले रहे हैं तो प्री बोर्ड में भी हमारे बच्चे वेल प्रिपेयर्ड हैं, हम उनको काफी समय देते हैं, अगर वो स्पोर्ट्स में है या किसी रुचिका जी अब मेरे उसी सवाल पर आ जाइए आप भी कि अगर बच्चे अपने असेसमेंट से संतुष्ट सेटिस्फाइड नहीं होते हैं तो उनके पास ऑप्शन है कि वो पेपर बाकायदा जाकर दे सकें, लेकिन इस बात की कोई गारंटी है क्या कि सभी बच्चे संतुष्ट होंगे? अगर ज्यादातर बच्चे असंतुष्ट होते हैं या सेटिस्फाइड नहीं होते हैं तो फिर स्थिति क्या होगी? आप अगर देखें तो लास्ट ईयर भी सीबीएसई ने हमारे को ये फैसिलिटी दी थी कि पैंडेमिक सिचुएशन ऐसी है जो फर्स्ट टाइम आई है, उसको देखते हुए अगर बच्चे अपने रिजल्ट से सेटिस्फाइड नहीं थे तो वो बोर्ड एग्जाम्स जाकर दे सकते थे। और जैसे ही स्थिति कंट्रोल में आई थी हमने बोर्ड एग्जाम्स कंडक्ट करवाने की बात करी थी। इस साल भी हमारे को वी आर थैंकफुल कि हमें ये सीबीएसई ने और गवर्नमेंट मिनिस्ट्री ने हमारे को ये अपॉर्चुनिटी दी है कि हम अपने हर बच्चे को, आप देखिए हर बच्चे को सेटिस्फाई कर रही है। जो बच्चे रिजल्ट से सेटिस्फाइड ना हो, पहली बात तो ऐसा नहीं होता,
क्योंकि हम बिल्कुल इवेल्युएट करते हुए आ रहे हैं सब कुछ। और इस बारी दिसंबर और लास्ट ईयर जो है हम ये भुगत चुके थे और स्कूल वालों को पता था कि अगर हम पूरा साल असेसमेंट, जिन्होंने कुछ छोड़ा भी था उन्होंने भी हर कमी को पूरा करते हुए लास्ट ईयर भी हमने ये फेस किया था। तो स्कूल्स and educationists, our principals, our teachers, they were well equipped. उन्हें सब पता था कि हमने ये फेस आगे भी कर रहे हैं and we have to live with this situation. ठीक है, ज्योति गुप्ता जी मेरे साथ इस वक्त डायरेक्टर डीपीएस के तौर पर इस वक्त जुड़ी हुई हैं। ज्योति जी, क्या आपको भी ये सवाल आपके भी दिमाग में आता है, अगर बच्चों की तरफ से ये बात उठती है कि वो अपने असेसमेंट से सेटिस्फाइड नहीं है, और अगर कई सारे बच्चे सेटिस्फाइड नहीं होते हैं, तो क्या इस सिचुएशन को आप भी फोर्सी कर रही हैं, आप भी देख रही हैं इसके बारे में? तो है नहीं, पर इस टाइम पे जितना बेहतर से बेहतर सोल्यूशन हो सकता था ये वो सोल्यूशन है। तो जाहिर है बहुत सारे बच्चे ऐसे रहेंगे जो कि ये सोचेंगे कि शायद अगर वो एग्जाम देते तो बेटर परफॉर्म कर पाते। इसमें आई एम श्योर प्रवीण त्यागी जी भी मुझसे इत्तेफाक रखेंगे इस बात में कि जितने बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए प्रिपेयर करते हैं, चाहे वो जेई के लिए, नीट के लिए, वो लोग जो 2 साल स्कूल के होते हैं वो बहुत सीरियसली नहीं लेते। वो बच्चे आखिर के कुछ महीनों में पढ़ के, क्योंकि उनको कॉन्सेप्ट्स तो सब आते ही हैं क्योंकि उन्होंने 2 साल तैयारी की होती है, पर साथ साथ उनका ये भी रहता है कि आखिरी के टाइम पे वो बहुत मेहनत करके और बहुत आगे निकल जाते हैं। तो वो बच्चे जरूर सेटिस्फाइड नहीं होंगे अगर उनको सिर्फ इंटरनल असेसमेंट्स जो उन्होंने दिए या नहीं दिए या आधे मन से दिए, या उस वक्त जेई के भी अगर हम एग्जामिनेशंस देखें तो बीच बीच में एनटीए भी एग्जामिनेशंस लेता है, कभी वो सितंबर में एग्जामिनेशन ले रहा था, कभी फरवरी में एग्जामिनेशन ले रहा था। तो वो बच्चे भी चूज करते हैं कि अच्छा हम ये वाला फरवरी वाला एग्जाम दे देते हैं, सितंबर वाला एग्जाम दे देते हैं, बोर्ड एग्जाम तो अब आगे मार्च में होगा, अप्रैल में होगा। तो उन बच्चों को जरूर लॉस होगा, बट अगेन मैं फिर से रिआइटरेट करती हूँ कि इन बच्चों ने 10वीं हमारे साथ पास करी है, 11th में ये बच्चे हमारे साथ रहे हैं, 12th में ये बच्चे हमारे साथ रहे हैं। तो टीचर्स का जो असेसमेंट होता है वो सिर्फ एक पेन एंड पेपर असेसमेंट नहीं होता। रेणु मैम ने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, हमारे पास उनके प्रोजेक्ट्स भी हैं, हमारे पास उनके प्रैक्टिकल्स भी हैं, हमारे पास उनके पोस्ट स्कॉलास्टिक ग्रेड्स भी हैं, जनरल स्टडीज के भी हैं, हमारे पास बहुत सारा मटेरियल है और हम उनको इतना असेस कर चुके हैं 2 साल में और 3 साल में 10th में भी कि उनके लिए एक फेयर असेसमेंट आगे आएगा। आपने बहुत अच्छा पॉइंट उठाया ज्योति जी, आपने वाकई बहुत अच्छा पॉइंट उठाया, और आपके ही पॉइंट को मैं रेणु सिंह जी के पास ले जाना चाहूंगा। रेणु सिंह जी, ज्योति जी ने बहुत अच्छी बातें यहाँ पर उठाई कि कुछ बच्चे ऐसे भी रहे हैं जिन्होंने इस पेंडेमिक के दौर में पिछले 1-1.5 साल में शुरुआत में पढ़ाई नहीं की, क्योंकि बच्चे ट्रॉमा में भी थे, घर में भी बंद थे, लेकिन बाद में धीरे धीरे उन्होंने गियर अप करना शुरू किया। कई बच्चे ऐसे भी रहे होंगे जिन्होंने 10वीं में अच्छी पढ़ाई नहीं की होगी, लेकिन उसके बाद उन्हें अपने टीचर से जो गाइडेंस मिला, शायद उन्होंने 11वीं के बाद और 12वीं के अब आने के दौर में उन्होंने और बेहतरीन तरीके से पढ़ाई की होगी। अगर असेसमेंट इन पूरे सालों के हिसाब से होगा तो इस बच्चे को निराशा जरूर हाथ लगेगी, क्योंकि उसने खुद को बदलने की कोशिश की, खुद को बेहतरीन करने की कोशिश की, लेकिन उसका 3 साल पहले का इतिहास जो 10वीं से था वो हिस्ट्री उसके आड़े आ गई आगे बढ़ने के लिए। रेणु जी। जी बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, मैं आपसे अग्री करती हूँ। जैसे आज मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा कि शायद ये 9th, 10th, 11th, 12th 4 साल का लेंगे, तो आई डोंट अग्री हियर, बिकॉज 9th में बच्चा बहुत छोटा होता है, उसके इंटरेस्ट अलग होते हैं, और 9th, 10th के सब्जेक्ट्स और 11th, 12th के सब्जेक्ट्स डिफरेंट है। अगर जो बच्चा कॉमर्स में गया उसने तो बिजनेस स्टडीज, अकाउंट्स कभी 9th, 10th में सोचा ही नहीं, पढ़ा ही नहीं, वो तो सब्जेक्ट्स ही नहीं थे मोस्टली इन द स्कूल्स। तो सब्जेक्ट स्ट्रीम्स अलग है 11th, 12th में, और आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं 9th में बच्चा तो सीरियस नहीं होता, मगर जब वो बोर्ड आ रहा है, बोर्ड एग्जाम, पेरेंट्स भी अब बच्चे का मेरा बोर्ड एग्जाम है, रिलेटिव्स भी सारे इस बार बच्चा बोर्ड दे रहा है, तो बच्चे को भी लगता है कि उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट ईयर है और उसको पढ़ना है, तो उसको सपोर्ट भी मिलता है, बच्चा बहुत अच्छा करता है 10th में। और हमारी सीबीएसई की पॉलिसी भी बहुत अच्छी है, बहुत मोटिवेटेड है, चाइल्ड सेंटर्ड है, बच्चे बहुत अच्छा करते हैं 12th में। फिर 11th में जाके फिर बच्चे का ग्राफ नीचे जाता है, बच्चा जो
10th में A+ लेके आता है तो वो तो सोचता है कि मैं तो बहुत इंटेलिजेंट हूँ और थोड़ी सी पढ़ाई के जब मैंने इतना अच्छा रिजल्ट कर लिया, वो 11 में फिर नीचे जाता है। तो ये तो बच्चे के साथ आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि कभी तो बच्चा बहुत, फिर 12th में शुरू में जो बच्चा कॉम्पिटिटिव पर्पस से पढ़ रहा है वो सिर्फ कॉम्पिटिटिव ही पढ़ता रहता है और गियर लगाता है 4th गियर। मेरे ख्याल से आपके इस जवाब को बहुत बच्चे सुन भी रहे होंगे। इन बच्चों का असेसमेंट कैसे होगा? हालांकि ये बच्चे पिछले 8-9 महीने में बहुत बेहतरीन पढ़े होंगे, ऑनलाइन टीचर के सामने इन्होंने अपने सारे जितने जो उनको काम दिया गया होगा उसको भी टाइम पर भेजा होगा, सही करके भेजा होगा। जो 4th गियर का जो पढ़ाई है, जो हम समझते हैं कि बच्चा एंड में कितना पढ़ के पास करता है और कितना एक्सपेक्टेड इसका स्कोर था, उसके हिसाब से ही रिजल्ट तैयार करते हैं। ठीक, हमें पता है कि बच्चा बोर्ड से पहले बहुत मेहनत करते हैं, टीचर्स बहुत मेहनत करते हैं, टिल द एंड हम बच्चों से टॉपिक वाइज डिस्कशन करते रहते हैं। रात में 12 बजे भी अगर टीचर को बच्चा फोन करता है तो हमारे आमिटी की टीचर्स उसको जवाब देती हैं। तो नेचुरली सब लोग मिलके करते हैं, तो लास्ट में तो बच्चा बोर्ड एग्जाम से पहले बहुत अच्छा तैयार होता है और उसी प्रेपरेशन के हिसाब से हर टीचर को, हर स्कूल को बच्चे को इवैल्यूएट करना चाहिए। चलिए मैं आयुष से पूछ लेता हूं। आयुष मेरे साथ काफी देर से जुड़े हुए हैं। आयुष, अगर आपका असेसमेंट जो किया जा रहा होगा वो पिछले 3 या 4 साल के हिसाब से अगर किया जा रहा होगा और हो सकता है पिछले 2 साल में आपने अच्छे गाइडेंस और खुद की समझ के बाद कहीं बेहतर तैयारी की होगी, कहीं बेहतर हार्डवर्क किया होगा और उससे 2 साल पहले का आपका उतना बेहतर नहीं रहा होगा, तब तो जो आपका असेसमेंट होगा कहीं एवरेज के बीच में आ जाएगा। क्या और भी बच्चों को इससे दुख होगा? क्या आपको भी इस कंडीशन में समस्या होगी? देखिए, एंशियसनेस जरूर है कि हम मतलब 9वीं 10वीं 11वीं के अगर ग्रेड के हिसाब से हमारे अंक दिए जाएं, और मेरे हिसाब से 9वीं और 10वीं के अंक इज ऑन अ वेरी जनरल बेसिस, जिसमें बच्चों को साइंस भी पढ़ना पड़ता है, मैथ भी पढ़ना पड़ता है। जो बच्चे ह्यूमैनिटीज वाले, क्रिएटिव वाले हैं, उनका लॉजिकल टेस्ट किया जाता है। मेरे हिसाब से 11वीं और 12वीं का रिजल्ट ही देखना चाहिए। जिस तरह हमारे कॉलेजेस, फॉरेन कॉलेजेस एक प्रिडिक्टेड रिजल्ट देखते हैं, मैं कहता हूं इसको भी हम एक प्रिडिक्टेड रिजल्ट ही कहेंगे कि एक प्रिडिक्टेड रिजल्ट एक बच्चे का इतना आएगा। उस हिसाब से ही हमारे, अब जैसे मेरा फॉर एग्जांपल, मेरा 11th का स्कोर वाज नॉट एक्सट्रीमली गुड, एक लेवल पे था, एक बहुत एक डिसेंट लेवल पे था कि हाँ, एक रिस्पेक्टेबल लेवल। अब वो रिस्पेक्टेबल लेवल में एक हर साल जब वो फॉरेन जाता है तो नहीं, आयुष इसको इस तरह से समझ सकते हैं, अगर आपके किसी एग्जाम में 4 आउट ऑफ 10 आते हैं और दूसरे एग्जाम में 9 आउट ऑफ 10 आते हैं तो आप 9 के हिसाब से तो बेहतर हो गए, लेकिन अगर आप एवरेज निकाला जाए तो आप फिर नीचे आ जाते हैं। तो इस चीज का कहीं परेशानी महसूस करते हैं आप? ये सिर्फ अभी की समस्या नहीं है। ये अगर वो बोर्ड एग्जाम हो भी रहे होते तब भी जो बच्चा पूरे साल, अगर मेरे हिसाब से जो बच्चा पूरे साल मेहनत करा है, उसका इस टाइम उसका टीचर विल नो कि हाँ, इस बच्चे ने मेहनत दूर से दिख जाती है। जो बच्चे मेहनत नहीं करके, जो बच्चे फ्री में ऐसे निकल रहे थे कि हाँ चलो ठीक है हम कर लेंगे, चीटिंग करके या कुछ भी करके, उनके मार्क्स अभी भी ऐसे ही आएंगे। ठीक है, तो मेरे पैनलिस्ट तमाम मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए थे, लेकिन इसमें एक और यहाँ पर सवाल है, हालांकि मेरे पास अब वक्त कम है। एक सवाल ये भी है कि जो बच्चे 10वीं के बाद ट्रांसफर होकर दूसरे स्कूलों में गए हैं, उनके असेसमेंट को किस तरीके से जो प्रेजेंट स्कूल है, वर्तमान स्कूल है, वो कैसे करेगा? तो बहुत कुछ चॉकआउट करने की जरूरत है, लेकिन एक बात तय है, 12वीं के बाद बच्चे को एक बेहतर भविष्य की दरकार होती है, उसे आगे बढ़ना है, तो उसके बारे में जो तमाम पॉलिसीज, तमाम चीजें बनाई जाने वाली हैं वो उसके जिंदगी भर काम आने वाली हैं। लिहाजा इस पर बहुत ध्यान से कदम बढ़ाने की जरूरत है। अगर ये चीजें कॉम्पिटिटिव स्तर पर आगे आ जाएं तो जरूर प्रतिभा आगे बढ़ेगी, नहीं तो बहुत सारे बच्चे निराश भी हो सकते हैं। इसका भी यहां पर हमारे पैनलिस्ट ने इसका अंदेशा जताया। आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद यही करेंगे कि देश का भविष्य बहुत बेहतर होगा और हम कुछ ऐसा हल जरूर निकालेंगे जिससे आगे आने वाले दिनों में अगर ऐसे हालात कभी बनते हैं तो बच्चों की पढ़ाई के साथ समझौता नहीं करना पड़ेगा। एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होगा।